अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वैसे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत से ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं लेकिन मेनली हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टाफाइलोकोकल इन्फेक्शंस एंड टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टाफाइलोकोकल इन्फेक्शंस बेसिकली हमारे पास कॉकलेस पॉजिटिव होते हैं और हमारे पास ये बहुत सारी ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग एक जर्नल व्यू देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स में क्या क्या अफेक्ट करते हैं। जैसे कि डेविडसन में ये पिक्चर दी हुई है, अब देखिए स्टेफ ऑरियस हमारे पास रेस्पिरेटरी में नमूनिया, लंग एब्सिस और इम्पायमा करवाते हैं। कार्डियक में एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मेटास्टेटिक एब्सिस करवा सकता है। सीएनएस में मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सिस करवा सकता है। और बोन और जॉइंट में ऑस्टोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, इंटेस्टिनल में इंटरकोलाइटिस, मल्टी सिस्टम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अभी करते हैं स्किन में ये वूंड इन्फेक्शंस, बॉल्स, टाई, कार्बंकल्स एंड एब्सिस वगैरह करवा सकते हैं। तो मतलब ये हमारे पास बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस करवा सकता है। ठीक है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें इसके मेनली 2 सिम्टम्स के बारे में, तो हम लोग जो है ना पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको कहा था कि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन कॉगलेस पॉजिटिव होते हैं और कॉगलेस नेगेटिव भी होते हैं। सही है। अब कॉगलेस पॉजिटिव में ना इसके 2 ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस। जबकि कॉगलेस नेगेटिव में सिर्फ इसका एक ऑर्गेनिज्म आता है, वो होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। जैसे आपको पता ही है स्टेफाइलोकोकस ही मेनली हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ इन्फेक्शंस करवा रहा होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली कौन करवा रहा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब इसके 2 सिंड्रोम्स होते हैं जो ये सिंड्रोम्स करवा रहा होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है हमारे पास स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम। ये आपने अपनी पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा। मैं अभी इसके पास थोड़ी सी पैथोलॉजी शेयर कर देती हूँ, वरना तो इसके मेडिसिन में आपको क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट आना चाहिए मेनली। स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम को रेटर सिंड्रोम भी कहते हैं और ये हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से हो रहा होता है। ठीक है। अगर हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये एक हमारे पास एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो इसको कहते हैं एक्सफोलिएटिन। जो एक्सफोलिएटिन क्या करता है, इंट्रा एपिडर्मल क्लीवेज करवाता है स्किन में एट द लेवल ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसकी वजह से जो है ना लार्ज फ्लैसिड ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ये आपने इसका टॉक्सिन का नाम याद रखना है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास ब्लिस्टर्स, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बनवाता है, फुल फिल्ड ब्लिस्टर्स मिलेंगे। उसके अलावा हमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन को ना इन्वॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन पे ना स्पेयर रहेगी, स्पेयर्स द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बेसिकली बिनाइन कंडीशन है। इस पेशेंट में हम लोग फ्लू कोलोजैसिलिन भी दे देंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास एक और सिंड्रोम होता है, उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। एक तो हमारे पास वही स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है मोस्ट कॉमनली। सेकेंडली ये जो है ना कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई भी करवा रहे होते हैं, लेकिन मेनली यही बात है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से हो रहा होता है। ठीक है। अगर हम इसकी वही पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या रिलीज़ करता है, इसका ना टॉक्सिन होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1। ये ना अपना टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो कि सुपर एंटीजन की तरह एक्ट करता है और CD4 टी सेल्स पे जाके ऐड करता है। CD4 टी सेल्स क्या है, हमारे पास हेल्पर टी सेल्स होते हैं, उनको जाके ऐड करता है। फिर साइटोकाइंस मैसिव रिलीज़ होता है। फिर वो अपने क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं हम कैसे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिल सकते हैं इस पेशेंट में। इनमें हमारे पास बेसिकली ये फीवर मिल सकता है, माइल्जिया मिल सकता है, हेडेक मिल सकता है, सॉर थ्रोट मिल सकता है, वॉमिटिंग मिल सकती है और हाइपोटेंशन मिल सकती है। इन पेशेंट्स में ना जनरलाइज एरिथमेटिस, ब्लेंचिंग, रैश मिलेगा।
मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, कार्डिक में इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, रीनल भी और हेपेटिक कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं। मेनली हमारे पास एक होता कैसे है कि हमारे पास जब वुमेंस जो होती हैं, टेम्पन यूजिंग वुमेंस होती हैं, उनमें ज़्यादातर कॉमन होता है टेम्पन यूजिंग वुमेंस में। ठीक है, हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग इन पेशेंट्स में ना एंटीबायोटिक देंगे, बैक्टीरियल है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे। और एंटीबायोटिक में कौन सी दे सकते हैं, फ्लूक्लोक्सेसिलिन दे सकते हैं, या फिर वेंकोमाइसिन दे सकते हैं, उसके अलावा क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। अगर ये बहुत सीवियर है ना, बहुत ज़्यादा अपना शॉक प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन पेशेंट में ना हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स दे देंगे ताकि इम्यूनिटी मेंटेन हो सके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये तो हमारे पास एक छोटे सा टॉपिक था स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस का। अब हम लोग जो है ना देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर का। टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर की बात करें तो इन टाइफाइड पैराटाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। कौन सा ऑर्गेनिजम्स करवा रहे थे, सल्मोनेला टाइफाई करवा रहा होता है, यहाँ पे सल्मोनेला पैराटाइफी। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है अबाउट 10 to 14 डेज और ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल। ठीक है, अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो अगर फर्स्ट वीक में ये पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर अलग सिम्टम्स होंगे, अगर सेकंड वीक में और थर्ड वीक में अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट वीक में हम अगर हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है तो इन पेशेंट्स में हमारे पास फीवर मिलेगा जो कि स्टेप लैडर फैशन का होगा, मतलब कि बेस लाइन को टच ही नहीं करेगा। पहले जो है ना हमारे पास फीवर कम होगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर स्टडी रहेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर स्टडी रहेगा, फिर बढ़ जाएगा। तो स्टेप लैडर फैशन का हमारे पास फीवर होगा जो कि 4 to 5 डेज़ तक रहेगा। ठीक है, उसके अलावा मैलेज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है और लेग्स एक्टिंग हो सकती है, एक्टिंग लेग्स हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है इन पेशेंट्स में और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिल सकता है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया की बात करें मतलब कि पल्स हमारे पास लो मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर, क्योंकि हमने अगर हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स जो है ना 10 पल्स बढ़ जाती है। ठीक है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में मतलब हमारे पास टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास पल्स रेट कम हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। लेकिन एक्चुअली में होता है क्या, जब फीवर होगा हमारे पास पल्स रेट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन पल्स रेट नहीं बढ़ रहा बल्कि पल्स रेट कम हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वीक में हम लोग को क्या मिलेगा, सेकेंड वीक में हम लोग को रॉस स्पॉट्स मिलेंगे। रॉस स्पॉट्स मिलेंगे, ये क्या होते हैं, हमारे पास रोज़ कलर्ड रैश होते हैं जो कि अपर एब्डोमेन और बैक पे मिलते हैं और प्रेशर देने पे ना फेड अवे हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को क्या मिलेगा, कफ मिल सकता है, एपिस्टेसिस मिल सकती है, स्प्लीनोमेगैली मिलती है। स्प्लीनोमेगैली हमारे पास 7 to 10th डे पे मिलती है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन मिलेगी, जिसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है ना डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन में टेंडरनेस मिल सकती है। अब हम थर्ड वीक में बात करें, जैसे थर्ड वीक होता है ना इस फीवर को ट्रीट ना किया गया हो, ठीक है, पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा हो या लोग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो जिसकी वजह से उसने ट्रीटमेंट ना लिया, तो थर्ड वीक में ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ना हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होती है बोवल परफोरेशन। बोवल परफोरेशन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमिलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको डायग्नोज किस बेसिस पे करेंगे या इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, तो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो है ना हमारे पास और मोस्ट एक्यूरेट वो ब्लड कल्चर होती है। अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट या मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर द टाइफॉइड क्या है, तो वो ब्लड कल्चर है। ठीक है, ब्लड कल्चर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, आपने याद रखना। इसके अलावा स्टूल कल्चर भी करवा सकते हैं और विडल टाइफाइड टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसमें हमें एंटीबॉडीज़ मिलती है। लेकिन मोस्ट जो है ना हमारे पास एक्यूरेट टेस्ट जो है ना ब्लड कल्चर करवाता है। ट्रीटमेंट क्या है इन पेशेंट्स में हम लोग फ्लोरोक्विनोलॉल्स जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं।
फ्लोरोक्विनोलोल जिसमें हमारे पास सिप्रोफ्लोक्सासिन आ जाती है, और फीवर के लिए एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हैं, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ्लोरोक्विनोलोल के अलावा जो है ना एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, अगर कोई हमारे पास फेलोस्पोरिन दे सकता है अगर कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना फ्लोरोक्विनोलोल ही है। देखिए मैंने आपको जो है ना फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक करके इसके क्लिनिकल फीचर्स बताएं। अक्सर जो है ना ये से पूछते होते हैं कि हमारे पास किस वीक में क्या फाइंडिंग मिलेगी, तो रॉ स्पॉट्स अपने याद रखने के सेकंड वीक में ही मिलेंगे। ठीक है, डेट्स इट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मैं यहाँ वाइंड अप करूँगी, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादातर MCQs वगैरह में पूछे जाते हैं या फिर क्लिनिकल रोटेशंस में वो